नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों से आपको चलिए रूबरू कराते हैं। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। बुधवार को नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 7 और मंत्री जुड़े हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार को यह तय कर दिया गया है कि बिहार में कौन सा विभाग अब किस मंत्री के जिम्मे होगा। इस दौरान नए वन मंत्री के बीच विभागों का बंटवारा करने के अलावा कई पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हुआ है। बीजेपी कोटे से अगर बात कर ले तो नए मंत्रियों को यहां पर चेहरे देखने को मिले हैं। अभी तक एक मंत्री के पास कई अतिरिक्त विभागों की भी जिम्मेदारी थी। उनके पास से कई विभागों को लेकर नए मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग से इस्तीफा दिया था। इस विभाग को अब बीजेपी कोटे से बने नए मंत्री संजय ने संभाल लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास से पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी अब मंत्री नितिन नवीन के पास आ गई है, जबकि मंगल पांडे के पास से कृषि विभाग ले लिया गया है और इसे विजय सिन्हा को सौंप दिया गया है। गलत भी है, राजपूती नहीं है। आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, लगातार जो हम देख रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। बिहार की राजनीति में क्या भूचाल आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है किन किन चेहरों को बदला गया है, कौन कौन से वो नए चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से जिनको जगह मिली है और वो कौन से चेहरे जिनको आउट किया गया है। देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि बहुत व्यापक फेरबदल नहीं हुआ है जी, लेकिन हाँ इतना तय है कि कुछ विभाग के जो मंत्री हैं उनका मंत्रिमंडल जो है वो चेंज किया गया है जी। दरअसल में 7 जो नए चेहरे हैं बीजेपी के, क्योंकि बिहार में जो है वो 243 विधायक हैं और उसके अनुसार 36 मंत्री का कोटा जो है वो बिहार विधानमंडल में है और उसके मुताबिक 7 जो है वो मंत्री कम थे अभी फिलहाल। तो कल विधिवत मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और उसके बाद बीजेपी के कोटे से 7 नए जो हैं वो मंत्री अभी फिलहाल बने हैं, जिसमें कि जीवेश मिश्रा हैं जो कि दरभंगा के इलाके से आते हैं, राजू सिंह हैं जो कि साहेबगंज के इलाके से आते हैं, इसके अलावा विजय मंडल हैं जो अररिया के इलाके से आते हैं, डॉक्टर सुनील हैं। तो इस तरीके से कुल 7 मंत्रियों ने कल ओथ लिया है और उसके बाद आज लगभग 12-1 बजे के करीब जो है वो फिर से नए सिरे से मंत्रियों के बीच जो है विभागों का बंटवारा हुआ है, जिसमें कि जो डिप्टी सीएम है आपको सम्राट चौधरी, उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त और वाणिज्य कर उनको दिया गया है और जो दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पास जो है वो कृषि मंत्रालय जो है वो मंगल पांडे से लेकर के उनको दिया गया है और साथ ही खनन एवं भूतत्व मंत्रालय जो है वो उनके पास रहेगा। और इसके अलावा जो मंत्री हैं टोटल उनके पास अलग अलग कई मंत्रियों के पास जो विभाग है वो पूर्ववर्ती रहेंगे और कुछ मंत्रियों को अलग अलग विभाग जो है वो दिए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहली बार बने थे जी, उसके बाद से लेकर के आज तक यानी कि 2025-20 साल के इस टेन्योर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बिहार को फुल फ्लेजेड मंत्री मिला है, जितने कोटे का मंत्री होना चाहिए। तो 36 के 36 मंत्री जो है वो फिलहाल अभी बिहार को मिल गए हैं। और दरअसल में आपको पता है प्रियंका की बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो अक्टूबर-नवंबर महीने में होने हैं और यही वजह है कि सरकार इस जुगात में लगी हुई है, इस कोशिश में लगी हुई है कि तमाम जातियों से जो है वो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए और यही वजह है कि अलग अलग जातियों से, जिसमें कि कल 5 पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों से मंत्री बनाया गया है, जबकि 2 जाहिर तौर पर राजीव जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ये फेरबदल हो रहा है वो आम जनता को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए। लेकिन एक बार चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को बताएं कि इस फेरबदल से आगामी चुनाव पर कितना बड़ा और कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर कहा यह जाता है ना कि ये जो जाति जो है बिहार में ना, वो जाति है कि जाति नहीं है जी। और यही वजह है कि इस बार बिहार सरकार यानी फिर एनडीए इस कोशिश में लगी हुई है कि जाति के माध्यम से जमात को साधा जाए।
क्योंकि जाति के माध्यम से अगर आप जमात को सरकार से एनडीए साधने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर पर जो वोट परसेंटेज है वो वोट परसेंटेज न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि आने वाले चुनाव में एनडीए जो है वो ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में फिर से सत्ता में वापस आ सकती है। और एनडीए का ये टारगेट भी रखा है एनडीए कि 225 सीट कम से कम 2025 के चुनाव में एनडीए को जीतना है। और यही वजह है कि व्यापक पैमाने पर ये तैयारियां जो है की गई है, ताकि अब देखिए कल जो 7 जो मंत्रिमंडल में जो 7 लोगों को जगह दी गई है उसमें 5 जो बने हैं मंत्री एमएलए, उसमें ओबीसी से 3 है और 2 ईबीसी से हैं, इनके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। तब अंदाजा लगाइए कि सरकार की क्या प्लानिंग है चुनाव को लेकर के। और सरकार यह इस कोशिश में, इस जुगात में लगी हुई है कि किसी भी कीमत पर 2025 में जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें कम से कम 225 का जो टारगेट सरकार की तरफ से रखा गया है उसको सरकार अचीव कर सके या फिर एनडीए अचीव कर सके। जी प्रियंका, बिल्कुल। और नीतीश कैबिनेट का ये बड़ा फेरबदल इस ओर भी इशारा कर रहा है कि बिहार में जो जाति प्रथा को आगे बढ़ावा मिल रहा है उसमें ये एक बड़े फेरबदल के रूप में काम करेगा। बहरहाल राजीव, यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक के बाद एक उन चेहरों को सबसे ज्यादा साधा गया है जो कि छोटे तबके से आते हैं, जिनका बिहार में हम कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर कब्जा भी रहा है और जातिगत रूप से ये एक बड़े आंकड़े को साध सकते हैं। एक बार थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे राजीव जी कि इस तबके के लोगों पर जो ये निशाना साधने की कोशिश अभी से ही जेडीयू और बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक साबित होगा। नहीं, देखिए जेडीयू या फिर एनडीए जो है वो आरजेडी के वोटर को ही तोड़ने की पूरी कोशिश में। और अगर आप देखेंगे तो आरजेडी का जो है वो इंटैक्ट जो वोट बैंक है वो यादव और मुस्लिम यानी कि माय समीकरण है। और यही वजह है कि माय समीकरण की तरफ एनडीए ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अभी जो हाल के दिनों में जो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया गया था उसमें सवर्णों की संख्या 10% बताई गई है और 90% में पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम है। तो उसमें अगर आप 17% 16% मुस्लिम को मान लेती हैं तो फिर उसके बाद लगभग 84% जो वोटर है उस 84% में से 12% आप यादव को भी अगर आप हटा दीजिए तो उसके बाद भी लगभग 68-70% के करीब जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं से उसको साधने की जुगात में एनडीए लगी हुई है। और ये आपको पता है प्रियंका कि बिहार में कोयरी कुर्मी यानी कि कुशवाहा जो जाति है उनके प्रति सरकार का न सिर्फ सॉफ्टनेस रहा है बल्कि उनकी आबादी भी लगभग 10% के करीब है, पासवान की आबादी 6% के करीब है। तो किस तरीके से इन तमाम वोटरों को अपने ओर लाया जाए, अपने पाले में लाया जाए, एनडीए लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है। और वाकई में अगर एनडीए इसको तोड़ने में सफल रहती है इस चुनाव में, जैसा कि सिर्फ आरजेडी को काफी नुकसान होगा बल्कि विपक्ष, पूरे विपक्ष खेमे को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव में लगभग 8 महीने का वक्त बचा हुआ है और 8 महीने का समय जो है वो काफी समय माना जाता है चुनाव के लिए। लेकिन इतना तय है कि एनडीए भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है और विपक्ष भी यानी कि आरजेडी भी अपनी तरफ से पूरे चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए राजीव जी, अगर समीकरण को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हम लगातार देख रहे थे, पिछली बार नंबर 1 की पार्टी बनकर के आरजेडी उभरी थी और आरजेडी को ही कहीं ना कहीं इस बार देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर चीजें जो है वो बेहतर होती हुई जा रही हैं। बहरहाल इसी मुद्दे पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। और अगली खबर बिहार से ही जुड़ी हुई है, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर के एक और अहम खबर देखने को मिल रही है। आपको बताते हुए चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार लगातार अपने बयानों से ये संकेत दे रहे हैं कि वे बिहार की सक्रिय राजनीति में उतरने को तैयार है। निशांत के बयानों पर नीतीश कुमार की चुप्पी भी यही संकेत दे रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक विरासत और अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड दोनों को अपने बेटे के हाथ में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी और निशांत कुमार के बयानों के कई मतलब और मायने भले ही निकाले जा रहे हो, लेकिन राजनीति को सही ढंग से समझने वाला कोई भी जानकार ये बता सकता है कि पिता पुत्र के मन में क्या चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक निरीक्षण को लेकर के। दरअसल जिला पदाधिकारी बेगूसराय जिले में तुषार सिंगला द्वारा प्रखंड कार्यालय पछवाड़ा के परिसर में संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में
माननीय विधायक बछवाड़ा सह खेल मंत्री बिहार सुरेंद्र मेहता, अनुमंडल पदाधिकारी तेघड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बछवाड़ा, अंचलाधिकारी बछवाड़ा और अन्य उपस्थित रहे। और चलिए अब आगे रुख करेंगे। बिहार पुलिस द्वारा 22 फरवरी से 27 फरवरी तक बिहार पुलिस सप्ताह दिवस मना रही है। आज उसके अंतिम दिन मुजफ्फरपुर पुलिस के साइबर डीएसपी सीमा देवी के नेतृत्व में साइबर अपराध पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कई माध्यमों से साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ऑफिस मुजफ्फरपुर से प्रभात फेरी निकालकर शहर के मोती झील, कल्याणी चौक और टावर चौक होते हुए सिकंदरपुर स्टेडियम में समापन हो गया। इस प्रभात फेरी में काफी संख्या में स्कूली बच्चों समेत कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। साइबर सुरक्षा आप सब जानते ही हैं कि किसी धर्म, जाति या समूह को नहीं देख रहा है। साइबर फ्रॉडस्टर को खाली पैसे चाहिए, तो आप लोगों को अलग अलग प्रलोभन दे के, भय दिखा के पैसा लिया जा रहा है। तो उसी की जागरूकता के लिए आज पुलिस सप्ताह के अवसर पर, आज अंतिम दिवस भी है, तो हम लोगों ने पूरे शहर में प्रभात फेरी निकाली, जिसमें स्कूल के बच्चों का बड़ा योगदान है। छोटे छोटे बच्चे निकले हैं कि बड़े जाग जाएं, तो इसके लिए हम बच्चों का और पूरी पब्लिक का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसे जागरूक कर रहे हैं मैम? बैनर्स लगे हैं, हम बजवा रहे हैं, ऑडियो बजवा रहे हैं। कल गरीबनाथ मंदिर पे भी हम लोगों ने ऑडियो बजवाई थी पूरा दिन। और पूरा शहर संकल्प है कि संकल्प ले रहा है, ना हम साइबर क्रिमिनल्स को यहाँ अपने यहाँ पनाह देंगे और ना हम साइबर फ्रॉड के शिकंजे में आएंगे। अब तक कितने मामले दर्ज किए गए साइबर मामले 134 हैं पिछले साल के, बाकी अभी चल ही रहे हैं। और आगे किस किस प्रकार से जागरूक किया जाएगा लोग इसके? हमारा निरंतर चलता रहता, मैराथन भी हम लोगों ने करवाया था, और जिस हर मीडिया के उससे भी, फेसबुक पेज से भी, हमारे बिहार पुलिस के पेज से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो एक अच्छी। चलिए रुक कर लेते हैं कटिहार की ओर। कटिहार जिले के पोठिया थाना पुलिस के द्वारा एक युवक को बेरहमी से घसीटते हुए मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में पोठिया थाना पुलिस वाहन नजर आ रहा है और गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा उक्त युवक की जमकर के पिटाई हो रही है। पिटाई के दौरान पीड़ित युवक न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, मगर पुलिस के द्वारा जमकर के युवक की धुनाई की जा रही थी। पुलिस के द्वारा आदिवासी युवक अनिल बास्की के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की बर्बरता का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनांक 26 की संध्या को पोठिया थाना अंतर्गत संध्या गश्ती के दौरान पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल का एक युवक को लाठी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। और वीडियो का अवलोकन से स्पष्ट है कि एक युवक को पीटा जा रहा है और उसमें कोई स्पेशल कारण नज़र नहीं आ रहा प्रथम दृष्टया। ये पहली जांच में न केवल लापरवाही, मनमानापन दर्शाता है, बल्कि इससे पुलिस की जो अपना छवि है उसको भी इफेक्ट करता है। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इस पूरी पेट्रोलिंग पार्टी में सहनी केदार प्रसाद यादव, कांस्टेबल प्रीति कुमारी, बीएचजी सिकंदर राय, राजकिशोर महतो और एक प्राइवेट चालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिसुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। बजरा गांव के विजय पासवान पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। आयुष चिकित्सक डॉक्टर ज्योति किशोर ने बिना जांच के मरीज को इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। मांसपेशियों में दिए जाने वाले इंजेक्शन को नस में देने से मरीज की तत्काल मौत हो गई। इंजेक्शन की एक्सपायरी की बात भी सामने निकल करके आ रही है। हालांकि इस बात से सिविल सर्जन ने इनकार कर दिया है। घटना के बाद चिकित्सक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। सिविल सर्जन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो मरीजों की जान का जोखिम इसी तरह से बना रहेगा। दरअसल आपको बताते हुए चले कि स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की लापरवाही की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई। स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की लापरवाही जब सामने आई तो उसके बाद अब प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि प्रशासन उनके मदद करे, उनके लिए न्याय का जो दरवाजा है वो उनके लिए खोले। दरअसल बताया जा रहा है कि पूरा मामला मांसपेशियों में इंजेक्शन को लेकर के था और एक्सपायरी डेट का जो इंजेक्शन है
उसे लगा दिया गया, जिसकी वजह से युवक की तबीयत और बिगड़ गई और मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम परिजन जो है अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन उनके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, ताकि आने वाले समय में मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो, इस तरह की लापरवाही ना हो और किसी और युवक या युवती की जान इस तरह से ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दानापुर में अपराधियों ने चाकू से गोंद करके एक महिला की हत्या कर दी। शाहपुर मिडिल स्कूल के पास बगीचे में खून से लथपथ शव मिला है। डेड बॉडी पर चाकू के निशान मिले हैं। मृतका 35 वर्षीय गुड़िया देवी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। पति धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गुड़िया बुधवार को घर के पास ही दिवाकर सिंह के यहाँ काम करने गई थी। दिवाकर सिंह के मोबाइल पर किसी का फोन आया था कि डिफेंस कॉलोनी में आर्मी डॉक्टर के यहाँ काम करना है, उसे भेज दीजिए। जिसके बाद मेरी पत्नी उसी का मोबाइल लेकर के वहां से शाम करीब 6:30 बजे निकली थी। ये तमाम जानकारी जो है वो यहाँ पर गुड़िया देवी के पति के द्वारा दी गई है और बताया जा रहा है कि इसके बाद उसकी पत्नी की गोद करके हत्या कर दी गई। कौन हत्यारा है, इसको लेकर के अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रशासन से न्याय की गुहार एक पति लगा रहा है। आपको बताते हुए चलें कि जब ये पूरा मामला सामने निकल करके आया तो आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि ये वो जगह थी जहां से कई सारी ऐसी महिलाएं साफ सफाई जैसे कामों को लेकर के दूसरों के घरों में आश्रय लेती है, यानी कि दूसरों के घरों में काम करती हैं और उनमें एक डर का माहौल अब पैदा हो गया है कि क्या वो भी किसी तरह से अगर काम करने के लिए जाती हैं तो क्या उनके साथ भी इस तरह से हो सकता है, क्या उनकी भी गोद करके हत्या कर दी जाएगी। अब एक डर का माहौल पूरे इलाके में व्याप्त है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि वो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सके और जल्द से जल्द न्याय दिलाए, जल्द से जल्द आरोपियों को अपने हिरासत में ले, ताकि इस पूरे मामले से पर्दाफाश किया जा सके। चलें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्यारों के पता लगाने की कोशिश पुलिस करेगी। लेकिन देखा जाए तो पति के आरोपों के मुताबिक जहां आखिरी बार गुड़िया देवी काम करने के लिए पहुंची थी, उन्हें उसी परिवार पर शक है कि उसी परिवार के लोगों ने उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बताते हुए चले कि बगीचे में महिला का मृतक शव मिला है। घटना स्थल से एक मोबाइल बरामद किया गया है और इस मोबाइल के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। फिलहाल अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राथमिक जांच के दौरान पुलिस अभी तक शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।